लेकिन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बातें जो शहबाज साहब ने वहाँ जाके की, ऐसा लगता है कि उनकी अच्छी खासी स्टडी है जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसके ऊपर। और वो सवाल मेरे जहन में भी बड़ा उचका कि मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर ने मिसाल दी शेंज़ेन की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब शेंज़ेन की आबादी है 13 मिलियन, लेकिन जो उनका जीडीपी है वो $500 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की टोटल आबादी 250 मिलियन और जीडीपी जो है वो $380 बिलियन है। यानी एक शहर है और एक मुल्क है। उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया और कहा कि ये मिरेकल ऑफ दिस सेंचुरी है। ये कैसे वहाँ मुमकिन हुआ और क्या पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके ऊपर बहुत कम डिबेट हुई है। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ना, मैंने अभी उसका जिक्र किया, मैं उसके 4-5 मेजर पॉइंट्स जो हैं आपको बताता हूँ, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होनी चाहिए जहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनने चाहिए, जो मैंने पहले जिक्र किया। चाइनीज़ मॉडल क्या है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का मॉडल क्या है? अब दुनिया सारी जाग उठी है कि यार चाइना की ग्रोथ इतनी कैसे हो रही है। IMF ही देख रही है क्या हो रहा है। वेस्टर्न मॉडल जो है ग्रोथ का वो बढ़ गया और चाइनीज़ मॉडल जो है ग्रोथ का चल रहा है। तो वो कहते हैं ये है क्या मॉडल। अब चाइनीज़ मॉडल के अंदर 3-4 उसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। बनाओ और एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट सरप्लसेस होने चाहिए, करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। उसके साथ आपकी करेंसी स्ट्रांग रहती है, बिल्कुल ठीक, और इन्फ्लेशन नहीं होती मुल्क के अंदर। पहला, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्या, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी इन एनी सिग्निफिकेंट इन डॉलर टर्म्स। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली हमारी वीकनेस ही है कि वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉलो किया चाइना को एक्सपोर्ट लेड में, बांग्लादेश, टर्की, ताइवान, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने कॉपी किया है चाइनीज़ मॉडल कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। ठीक, हमने बहुत कोशिश की, मगर हमारी जो बिजनेस क्लास है वो सवाए रेंट्स और हैंडआउट्स और सब्सिडीज उसके अलावा उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की। उनके ऑब्वियसली इश्यूज भी हैं, वो कहते हैं जी इतनी महंगी एनर्जी है, हम कम्पीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनका भी पॉइंट है। मगर वैल्यू एड जो करते हैं, जो कि जिसके लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी वैल्यू एडिड नहीं बन रही इतनी ऑन आ मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल हम यार्न एक्सपोर्ट कर देते हैं, या यहाँ के ऊपर 10 रुपए का काम करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, लो लेवल गुड्स। वेयर एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश, ताइवान, चाइना, जापान इवन, दे आर प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू एडिड, और उसके साथ उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन, महंगाई कम है। ये मॉडल हम नहीं कर सके। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क के अंदर, वो कोई 40% से भी ज़्यादा है जीडीपी की। अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 40 नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर। हमारे यहाँ 9%, 8%, 9%। तो एक ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम कहीं भी क्लोज नहीं है टू द चाइनीज़ मॉडल। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बंद कर दिया कि कैपिटल अकाउंट जिसे कहते हैं, कि परमिशन के बगैर आप डॉलर नहीं बाहर भेज सकते। मैं कहा जी हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड है। ठीक है। और शहरी जो हैं वो अगर आप पैसे बाहर भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। उन्हें यहाँ आके वो डेमोक्रेसी को कहते हैं छुट्टी करो, और फ्री एंटरप्राइज को छुट्टी करो, यहाँ हमने कंट्रोल करना है। अगर आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स हो गई और फॉरेन करेंसी हो गई तो फिर हमारे एक्सपोर्ट सरप्लसेस और करंट अकाउंट सरप्लसेस जो है अफेक्ट हो जाएंगे। तो उसको उन्होंने रोक दिया। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने कम रखा हुआ है। हमारे यहाँ इस वक्त इंटरेस्ट रेट 18-20%, 22% है। 22 पे अभी कमी का इशारा अब वो अच्छा, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए होती है कि लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। खर्च क्यों करते हैं लोग? गवर्नमेंट पैसे छापती है, नौकरियां दे देती है, छाप के लोगों के पास जेब में पैसे आ जाते हैं, वो खर्च करते कीमतों की, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो महंगाई हो जाती है। ठीक, हम महंगाई को कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखा हुआ है ताकि लोग बैंकों से पैसे बोरो ना कर सकें। मगर बैंकों से पैसे बोरो तुम तो मैं तो नहीं करते। बैंकों से पैसे बोरो करते हैं इंडस्ट्री वाले। अब इंडस्ट्री वाले नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बिकॉज 20-22% पे सूद पे अगर कोई लेगा तो वो इंडस्ट्री क्या चलाएगा जहां मार्जिन 8-9-10% होता है। ठीक, तो हमारी इंडस्ट्री बैठ गई। ठीक, वो महंगाई को रोकने के लिए इंडस्ट्री को बैठा दिए। इन चाइना के अंदर महंगाई को रोकने के लिए करंट अकाउंट सरप्लस चला रहे हैं, करेंसी स्ट्रांग रखी हुई है। ठीक, और
इंटरेस्ट रेट्स लो रखे हुए हैं ताकि लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोरो करके मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मतलब आप देखें किस किस्म की फाइन ट्यूनिंग उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की बेसिक्स को। मगर अब आइए जहां आपका सवाल था शंजन का जी, बात यह है कि उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है तो उन्होंने कहा कि जी हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनानी है और वहाँ सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो एक्सपोर्ट होंगी। ठीक। और उनको सील ऑफ कर दिया और स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए, स्पेशल प्रॉपर्टी इंसेंटिव्स दे दिए। अच्छा, ये मॉडल हमारे ज़माने में भी, अयूब खान के ज़माने में भी ये हुआ था। अच्छा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, मगर वो चली नहीं हमसे बिकॉज वहाँ भी बहुत से इश्यूज थे और ब्यूरोक्रेसी थी और वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स चली नहीं। और क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती थी तो लोगों ने फिर इतनी दिलचस्पी नहीं ली। कभी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को सब्सिडीज मिलती थी, स्पेशल टैक्स ब्रेक्स मिलते थे, कभी वो नई हुकूमत आती थी वो कैंसिल कर देते थे एंड सो ऑन एंड सो। अब चाइना ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का जो मॉडल है वो बहुत फाइन ट्यून करके पॉपुलर कर दिया। अच्छा। अब दुनिया के अंदर चाइनीज़ मॉडल को लोगों ने कॉपी किया और कोई 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनी हुई है आउटसाइड चाइना एंड आउटसाइड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज। लोगों ने बाहर जाके आइलैंड्स के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दी। अब फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है ये प्रपोजल आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो आएगी, कि चाइना भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए। अच्छा, ये अच्छा प्रपोजल ये प्रपोजल होनी चाहिए, अभी आई नहीं है, आनी चाहिए और पाकिस्तान को इजाज़त देनी चाहिए कि चाइना के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाई जाए। कुछ रूल्स ऐसे बना दिए जाएँ कि उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट भी हो और चाइनीज़ भी हो और चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी जॉइंट मैनेजमेंट हो। और मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ ग्रेट आइडिया। चाइनीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देयर नो आइडिया ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, पूरा मॉडल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग अगर ये हो जाए तो इसलिए ये दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सिटी दैट यू आर टॉकिंग कम्स इन। अच्छा, इसी में मुझे अगले सवाल का भी जवाब मिल गया कि वज़ीर आज़म ने क्यों मिसाल दी कि 50s सिहाई में हमारे इंडिकेटर्स चाइना से बेहतर थे, तो आपने खुद ही बता दिया। हमारे इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे। सिर्फ ये इशू नहीं था, हमारे और भी इश्यूज थे कि उस वक्त हमें बहुत से पैसे अमेरिका से मिल रहे थे। अच्छा। और हमने यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगाई हमारा जो, और उसकी वजह से ग्रोथ भी हुई। वो 1960s अयूब खान का ज़माने को कहते हैं द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जी 1960s में बहुत डेवलपमेंट हुई इस मुल्क में। इमरान खान साहब भी तो उसी से उसी का हवाला देते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो जिस किस्म की डेवलपमेंट हुई उसके दो पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि कोरिया, इस किस्म के लोगों ने देखा अरे ये पाकिस्तान का मॉडल क्या है, इतनी ग्रोथ हो रही है वहाँ। उन्होंने हमसे सीखा, अपने मुल्क में अप्लाई किया और कामयाब हो गए। हमने अपने मुल्क में उसको छुट्टी करा दी और हम फेल हो गए। हमारी पॉलिसीज ही बदलती रही। हाँ, उसका जो दूसरा पहलू था वो ये था कि उसके साथ इनकम इनक्वालिटीज बढ़ी। मतलब है कि अमीर बहुत अमीर हो गए और गरीब जो है वो गरीब ही रहे। डेवलपमेंट हुई मगर जो ज़्यादातर उसके जो फल था वो अमीरों ने और अपर मिडिल ने खाया और रियासत के इदारों ने खाया डेवलपमेंट का। तो वो ये इसीलिए कहते हैं, उस वक्त हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूबुल हक। अच्छा। डॉक्टर महबूबुल हक ने फिर ये एक मजमून लिखा जिससे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 22 फैमिलीज रूल करती है पाकिस्तान को। अच्छा। अयूब खान के ज़माने में 22 ख़ानदान जो थे वो बड़े वो रूलर्स बन गए पाकिस्तान के। जो मैं अभी कह रहा था कि अमीर और अमीर हो गए। तो उस ज़माने में डेवलपमेंट हुई मगर ये हुआ और गरीब जो थे वो गरीब ही रहे। तो इसलिए उस मॉडल को भी फेल कर दिया गया। चले, अब ये इतना कसीरुल जहती मौजू है जिस पर और भी बहुत से सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी का हमें लाहक है इम्कान। तो हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने, भारतीय वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं और ऐसे में बड़ा वहाँ का मीडिया तनकीद कर रहा है। शायद कबल अज़ वक्त ही है, प्रीमेच्योरी कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर, और कल है उनकी हल्फ बर्दारी। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया था। हाँ, दो बातें। पहली बात तो ये है कि मुबारक देते हैं जब आप ओथ ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी होता है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसी वक्त भी मुबारकें लोग दे देते हैं। तो हमने नहीं मुबारक दी। मेरा ख्याल है हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, फिर हम एक फॉर्मल मुबारक आपको दे देंगे। ठीक। मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस का यही एडवाइस होगी। मगर इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको बुलाया क्यों नहीं, सदा क्यों नहीं भेजा, और नवाज शरीफ साहब को बुलाया था जी। ऐसे ही है ना। अब बात यह है कि आपको याद होगा या नहीं याद, मैं याद दिला देता हूँ
कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दावत दी थी। उससे पहले राब्ते भी हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, नरेंद्र मोदी 2014 में जाके बना, ठीक। तो इसलिए उसके दौरान बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मियाँ साहब के साथ राब्ते खोल लिए थे, इनडायरेक्ट राब्ते खुल गए थे। अच्छा। और क्योंकि मियाँ साहब की एक पॉलिसी स्टेटमेंट एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बयान किया गया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन करना चाहता हूँ, तजारत करना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन करना। और कश्मीर एक मसला है, सारे मसले हैं, बहुत से और भी हैं। हम तो ये जो कंडीशनल डायलॉग है कि पहले कश्मीर हल करें, फिर बाद में हम बाकी बातें करेंगे, उस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ये मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था। कहा था कि अब एक एक ये नहीं, सारी चीज़ें रुक नहीं सकती, कश्मीर बड़ा मुश्किल काम है, तो हम ओपनिंग करेंगे दूसरे इश्यूज़ के साथ, और कश्मीर जो है उसको भी करेंगे, मगर साथ साथ करेंगे। ये नहीं कि उसको जब तक वो नहीं होता और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कॉम्पोजिट डायलॉग जो था, इसका एक नोशन बना था कि सब चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। अच्छा, तो अब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब जब पहली दफ़ा आए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो आए थे, और उस वक़्त बहुत धूमधाम थी। इट वाज लाइक एन एम्परर। और उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन जो थी वो भी लाइक एन एम्परर बिल्ड की थी। जैसे कि बरतानिया का राज में जब एक वाइसरॉय बनता था तो एक पूरा ग्रैंड रिसेप्शन होती थी, सब प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को बुलाया जाता था, पग बनी, बहुत कुछ होता था, एक ग्रैंड पेजेंट होता था। तो नरेंद्र मोदी भी यही करना चाह रहा था कि सारे साउथ एशियन सार्क के कंट्रीज जो थी उनके लोगों को उसने इनवाइट किया। अच्छा। जैसे वाइसरॉय इनवाइट करता था सारे प्रिंसेस को इंडिया के, तो ये इन्होंने इन सबको कहा। वो जो प्रिंसेस जो थे वो तो मतलब है कि दे वर अंडर द ब्रिटिश राज ना। तो ये नरेंद्र मोदी एक अपने आप को भी बड़ा दिखाना चाह रहा था कि मैं रीजन का बादशाह हूँ, चौधरी हूँ, और ये सारे आए हैं मुझे देने के लिए, सलाम देने के लिए, सलामी देने। ठीक है। और वो सब तैयार हो गए। अब मियाँ साहब ने भी फैसला किया कि मैं भी जाऊँगा। अच्छा। अब मियाँ साहब ने इसलिए नहीं ये फैसला किया था कि मैं उनको ये करने जाऊँगा, वो अपनी एक ब्रेक थ्रू का सोच रहे थे कि अभी अच्छा मौका है, मैं जाके उनसे बात करता, हम आगे खोलेंगे एक दूसरे का। अच्छा। मगर उस वक़्त की जो फौजी की आदत थी उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं जाने की, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, पहले हम हिंदुस्तान के साथ कोई बैक चैनल के ज़रिए कोई बातचीत शुरू करें कि बातें क्या होंगी। ये ना हो कि आप जाएं और बातें शुरू कर दें और वो आगे से ना कर दें। हाँ। तो बेइज्जत हो जाएगी, ऐसे नहीं करते। देयर इज़ अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा। तो तुसी मैंने जल्दी छलांग मार के ना जाओ, ठीक है, ठहर जाओ। हाँ। फिर मियाँ साहब ने इंसिस्ट किया नहीं मैं तो जाना है, ठीक। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर ये एक किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि आप जाएं और उसी दिन वापस आ जाएं। अच्छा, ठीक है। मगर मियाँ साहब ने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, फिर मैं रात भी रहूँगा, फिर उसके अगले दिन इनॉग्रेशन भी करूँगा और मैं बातें भी करूँगा और फिर मैं आऊँगा। तो सबसे पहले दरार जो मियाँ साहब और एस्टैब्लिशमेंट की हुई ऑन दिस क्वेश्चन इंडिया, नरेंद्र मोदी। ओके। उस वक्त ये सब लोग ये कहते थे ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अच्छा। और इसने पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रखने। अच्छा। ये कांट बी ट्रस्टेड, ये गड़बड़ करेगा। ठीक है, मियाँ साहब का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, एक मौका देना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ये वही करेगा जो ये मुसलमानों के साथ करता रहा है, हम नेबर्स के साथ नॉर्मलाइजेशन रही। तो खैर मियाँ साहब चले गए वहाँ। मियाँ साहब जब वहाँ चले गए तो शुरू में तो बड़ा आओ जी जप्पी शप्पी ये वो वगैरह,